पूरा कैलकुलेशन होगा, नंबर्स, क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर से हमें इन्वॉल्व हो गए। तो लिफ्टिंग प्लान, सेफ लोड कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे, फिर उसके बाद स्कैफोल्ड इरेक्शन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कैलकुलेशन कैसे करोगे, जैसे कि डेड वेट क्या होता है, लाइव लोड क्या होता है, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। फिर एच फ्रेम का डो का जो सिस्टम होता है, स्कैफोल्ड के टाइप्स क्या होते हैं, IS-3 इंडिया स्टैंडर्ड जो होता है 3696, IS-2750, टैग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन पावर सप्लाई, सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। अब ये सिंगल लाइन डायग्राम पूरा यहाँ पर ये होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये होता है, ठीक है। तो उसके बाद यूनिट 3 में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करेंगे कि बहुत सारे वेरियस टाइप के मशीनरी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सेफ्टी इन द यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका कंपिटेंट पर्सन का जो रहता है, या TPI जिसे आप कहते हो, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद चेकलिस्ट क्या रहता है, जो भी आप इंस्पेक्शन करते हो, रूटीन इंटरनल इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप चेकलिस्ट के हेल्प से ही यहाँ पर क्या करते हो, इंस्पेक्शन करते हो। क्योंकि चेकलिस्ट का हेल्प इसलिए लिया जाता है कि कोई भी पॉइंट मिसिंग ना हो। अगर आप विदाउट चेकलिस्ट इंस्पेक्शन करोगे तो चांसेस है कि एक या उससे ज्यादा कोई भी पॉइंट रहता है, कोई भी चीजें रहती है, आप भूल सकते हो या फिर मिस हो सकती है, तो ये मिसिंग ना हो, तो इसीलिए चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पर्पज ये भी है कि एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे, बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। Competency of driver, equipment operator of various equipment like earth moving equipment, ठीक है। उसके बाद फिर रेलवे वैगन्स, मोटर ट्रक, मटेरियल व्हीकल, हजार्डस मटेरियल, तो ये सारा चीजें इसमें, पोर्टेबल इक्विपमेंट, ये सारा टॉपिक इसमें इन्वॉल्व रहता है। फिर हम यूनिट 4 में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि डिमोलिशन हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, उसका प्लानिंग प्रोसेस वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। एक सेकंड, कुछ लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है, मैं उनको मैसेज कर दूं, ज्वाइन एज गेस्ट। उसके बाद फिर हम डिमोलिशन, उसके टाइप्स कौन से तरीके से डिमोलिशन किया जाता है, उसके हजार्ड्स, उसकी सेफ्टी, फिर एक्सकेवेशन ट्रेंचिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है इसमें, प्रोसेस क्या रहता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी का आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर क्या रहता है उसमें, ठीक है। फिर कौन से टाइप की अंडरग्राउंड यूटिलिटीज रहती है, जैसे कि गैस का पाइपलाइन, वाटर का पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कॉमनली यही सब रहता है उसमें। तो किस तरीके से यहाँ पर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का मेथड हम देखेंगे, हजार्ड्स क्या होते हैं, सेफ्टी। फिर एक्सप्लोजिव लाइसेंस की बात करेंगे, यहाँ पर उसका ऑथराइजेशन कौन रहता है। एक्सप्लोजिव इंस्पेक्टर की भी बात यहाँ पर करेंगे, जो कि एक्सप्लोजिव एक्ट से रिलेटेड रहेगी यहाँ पर, ठीक है। फिर शोरिंग शटरिंग के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर कन्फाइंड स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके एग्जांपल्स देखेंगे, टनलिंग के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यूनिट 5 में हम देखेंगे कि वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वर्क एट हाइट, तो उसमें स्कैफोल्डिंग आ गया, शटरिंग आ गया, फॉर्म वर्क आ गया, लैडर आ गया, ठीक है, कंक्रीट, कॉफर डैम्स जहाँ पर आप पानी में काम करते हो, वहां पर कॉफर डैम्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि समुद्र में आपको ब्रिज बनाना है, तो वहां पर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो पानी तो नहीं चाहिए, तो फिर वहां पर आपको कॉफर डैम क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक। तो हम यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे कि क्या रहता है कॉफर डैम वगैरह। उसके बाद सॉरी, स्पेशल ऑपरेशन कनेक्टेड विद इरिगेशन वर्क, तो इरिगेशन वर्क से रिलेटेड हम देखेंगे कि कौन से ऑपरेशंस उसमें रहते हैं। फ्रेजर रूफ में बहुत ज्यादा डेंजर रहता है, जब आप रूफ रिप्लेसमेंट वगैरह करते हो या फिर कोई मेंटेनेंस का काम होता है और रूफ आपका फ्रेजल हो, तो वहां पर फॉल फ्रॉम हाइट का खतरा बना रहता है, तो उसमें आपको क्या सेफ्टी लेनी है, टावर क्रेन के साथ आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, टेम्परेरी इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर जैसे कि स्कैफोल्ड हो गया, लैडर हो गया, तो उसमें क्या सेफ्टी लेना है। फिर उसके बाद वर्क परमिट, उसके टाइप, उसका इंडियन स्टैंडर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारा चीज हम उसमें
देखने वाले हैं। फिर हाइट पास सिस्टम, वर्टिगो टेस्ट, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कौन एलिजिबल है ये टेस्ट कराने के लिए, कब करना चाहिए, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर लैडर का सेफ्टी, मटेरियल टाइप्स, इरेक्शन और डिसमेंटल उसके बारे में भी बात करेंगे। वेल्डिंग गैसकेटिंग की क्या सेफ्टी रहती है, ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक परमिट, लोटो सिस्टम, अभी तो लोटो हो चुका है, लॉकआउट, टैग आउट एंड ट्राई आउट। देन यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से टाइप के फॉर्म्स होते हैं, क्या भरना पड़ता है, और डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंजरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और रूट कॉज एनालिसिस की डिफरेंट जो मेथडोलॉजी रहती है तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 में। ठीक है, तो आज हमारा यूनिट 1 हम देखने वाले हैं। तो यूनिट 1 में हम देखेंगे व्हाट इज द प्राइमरी सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज फेस बाय द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ड्यू टू द एक्सीडेंट। अब ये सोशियो इकोनॉमिक, ये वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? देखो, सोशियो ये वर्ड आए हैं सोशल से, मतलब समाज, सोसाइटी से। ओके, और इकोनॉमिक मतलब आपको पता है कि ये जो जो भी है ये फाइनेंशियल से रिलेटेड रहेगा, तो ये सोशल और फाइनेंस, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो इसे हम सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज कहते हैं। मतलब जहाँ पर सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब सोसाइटी में सारे लोग आते हैं तो आपका ऑन साइट भी जो भी वर्कर वगैरह है ये सब भी आते हैं, और अराउंड आपके जो भी साइट है तो वो भी सोशल में ही आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर इकोनॉमिक चैलेंज, मतलब कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल चैलेंज क्या फेस करता है कोई भी इंडस्ट्रीज जब एक्सीडेंट होता है। तो वैसे तो बहुत सारे एस्पेक्ट में यहाँ पर इम्पैक्ट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंपेंसेशन कॉस्ट देनी पड़ती है और जो हेल्थ केयर कॉस्ट रहती है, जैसे कि मेडिकल का खर्चा वगैरह, तो वो यहाँ पर देना पड़ता है उसको। कंपेंसेशन में अगर डेथ हो जाए तो कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब से उसको ये देना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेडिकल का खर्चा भी बढ़ जाता है। सेकंड, उनका सैलरी भी कंटिन्यूअसली यहाँ पर देना पड़ता है, ये बीओसीडब्ल्यू एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर नंबर 2, हाउ डू एक्सीडेंट्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इम्पैक्ट लेबर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की यहाँ पर इम्पैक्ट की बात करूंगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है? मान लो कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है और वहां पर कोई फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा हो ना, लेकिन अगर हो जाता है, और मेरे बोलने ना बोलने से वो एक्सीडेंट रुकने वाले नहीं है, वो पास्ट में भी होते रहते थे, प्रेजेंट में भी हो रहे हैं, फ्यूचर में भी अनफॉर्चुनेटली होंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनको प्रिवेंट करने की, लेकिन फिर भी चांसेस है कि हो गया ऑब्वियसली। तो अभी आपके साइड पर अगर फेटल एक्सीडेंट हो जाए तो आपको क्या लगता है कि काम कंटिन्यूअसली रहेगा क्या वहां पर? ऑब्वियसली सारे के सारे ऑपरेशन इमीडिएटली स्टॉप हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा वहां पर। ठीक है, अब फिर अगर लेबर यूनियन रहेगा तो वो अलग है, फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना, फिर पुलिस केस, रिपोर्टिंग वगैरह वगैरह, इन्वेस्टिगेशन, फिर वो जगह सील की जाएगी, वो ऑपरेशन रोका जाएगा। देन फिर उसके बाद जैसे ही परमिशन मिलता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क डिपार्टमेंट से, फिर वहां पर वर्क रिज्यूम होगा। अब इम्पैक्ट लेबर की प्रोडक्टिविटी पर कैसे पड़ता है? काम रुकने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। अब जब भी एक्सीडेंट के बाद काम स्टार्ट करोगे तो पहले की तरह 100% इफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा वो, कोई भी लेबर रहेगा, कोई भी वर्कर रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस वहां पर लॉस हो चुका है। अब वो एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा सेफ्टी लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, बार बार ये सारी चीजें चेक करने के लिए वहां पर उसका टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो उससे क्या होता है कि इफिशियंसी लॉस हो जाती है। अब ये कितने दिनों तक चलेगा, ये डिपेंड है कि किस तरीके से वहां पर मैनेजमेंट हैंडल करती है सिचुएशन को। ठीक है, या फिर सेफ वर्क एनवायरनमेंट वहां पर प्रोवाइड करती है। अब जिस जगह पर फेटल एक्सीडेंट हुआ है, ये इम्पैक्ट सिर्फ उसी ऑपरेशन में नहीं होगा, ये बाकी के ऑपरेशंस में भी होगा। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी भी ऑपरेशन में हो, चाहे वो एक्सकेवेशन का काम कर रहा हो, या फिर कंक्रीट के साथ काम कर रहा हो, हाइट पर काम कर रहा हो, या फिर हॉट वर्क कर रहा हो, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कर रहा हो। तो वो भी अपने अपने काम में यहाँ पर क्या करेगा, एक्स्ट्रा केयर लेगा, उससे प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली लॉस होगी या फिर इफिशिएंसी उसकी कम होगी। कॉन्फिडेंस लो होगा, उसका मोरल यहाँ पर कम हो जाएगा, तो उसके वजह से प्रोडक्टिविटी पर लॉस होता ही है।
Number three, what role does a worker absenteeism play in a socio-economic challenge related to the accident? Of course, कोई भी वर्कर एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा कि प्रोजेक्ट डिले होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि पेनल्टी वगैरह उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। और वर्कर का रूटीन ब्रेक करने के बाद उसको भी काम कर अगेन स्टार्ट करने में थोड़ा सा एफिशिएंसी लॉस हो जाएगा। In terms of socio-economic challenge, how do accidents affect insurance premium for construction company? Obviously, कोई भी insurance company उसका प्रीमियम बढ़ा देगी, ठीक है। Which factor contributes socio-economic challenge by tarnish industry reputation due to the accidents and fatalities? Of course, इंडस्ट्री का रेपुटेशन यहाँ पर कम होता है। और सच बताओ तो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भी इंडस्ट्री का नाम बदनाम है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तो वो सबसे ज्यादा फैटल एक्सीडेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। 38% जो भी वर्कर का फैटल एक्सीडेंट होता है या वर्क प्लेस पर फैटल एक्सीडेंट होता है, 100 में से 38 तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही होता है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम का नेचर भी हजार्डस ही है। वहां पर सेम टाइम पर बहुत सारे एक्टिविटी चलती रहती है और डेली टू डेली ये एक्टिविटी चेंज होती रहती है। ऐसा इंडस्ट्री में नहीं है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नहीं है। उनको सेम वर्क करना है रोज आने के बाद। उनके वर्क में ऐसा फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं होता है, डेली टू डेली बेसिस पर चेंजेस नहीं होता है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में सिर्फ काम ही चेंज नहीं होता है, वर्क प्लेस का जगह भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आज का साइट अगर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में पुणे सिटी में साइट होगा, फिर मुंबई सिटी में साइट होगा। मुंबई का खत्म हो गया तो फिर कोल्हापुर या फिर कोई अदर सिटी में साइट होगा। कभी कभी तो स्टेट भी चेंज हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सोशली भी जो लेबर है उन पर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि नए जगह पर जाके अगेन सेटल होना ये उनके लिए चैलेंज रहता है और ये सोशल चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है। अब कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि एक सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर कम है, तो किसी दूसरे सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग शायद ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द अदर सिटीज़ इन महाराष्ट्र। तो ये भी एक इकोनॉमिक चैलेंज लेबर के लिए बन जाता है, ठीक। इवन दो यहाँ पर रहने की जगह वगैरह लेबर कॉलोनी कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, लेकिन बाकी का खर्चा तो रहता ही है, ठीक है। तो वो हम ये नहीं कर सकते, तो उनको ये चैलेंज हो जाता है। हाउ डू एक्सीडेंट्स इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट? अभी ये सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिया कि बॉस क्या होता है कि लेबर अगर अपनी काम की जगह बदलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिमोट वर्क प्लेस रहता है वहां पर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सोशल मतलब आजू बाजू के लोग भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि कोई एक साइट है कंस्ट्रक्शन साइट, अगर वहां पर 1 साल या 2 साल अगर चलती है तो 1-2 साल बिता के लेबर क्या कराते हैं, सोसाइटी में ऐसा सेट हो जाते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि अडेप्ट करा लेते कर लेते उस एनवायरमेंट को, उन लोगों को या उनका जो कल्चर है उसको। अगेन 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब साइट चेंज होता है, दूसरे जगह पर जाना पड़ता है, तो उनको इनिशियल फेज में बहुत बड़ा चैलेंज आता है। ये मेंटल भी बर्डन रहता है कि नए जगह पर जाके सेट करना। और सिर्फ ये लेबर को नहीं, मैनेजमेंट के भी अगर कोई लोग हैं उनको भी ये चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। लेकिन लेबर को थोड़ा सा ज्यादा ही फेस करना पड़ता है, लेबर या वर्कर को। अगेन फिर उनका सोसाइटी का कल्चर चेंज होता जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंज हो जाती है, तो उससे ये सारा इम्पैक्ट आ जाता है। How do accidents impact the socio-economic aspect of the construction industry concerning legal repercussions? तो legal repercussions तो रहता ही है, क्योंकि legal complications liability बढ़ जाती है अगर fatality आपके यहाँ पर हुई है या फिर major accident आपके साइट पर हुआ है तो। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट ऑन अ प्रोजेक्ट बजट? प्रोजेक्ट का बजट बढ़ता ही है, और प्रोजेक्ट का बजट बढ़ेगा फिर प्रोजेक्ट डिले होगा तो उससे भी और भी कॉस्ट प्रोजेक्ट की बढ़ जाती है, उससे कंपनी का मार्जिन भी यहाँ पर कम हो जाता है। हाउ डू एक्सीडेंट्स अफेक्ट वर्कप्लेस मोरल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? मैंने जैसे पहले बोला कि उनका कॉन्फिडेंस और उनका मोरल यहाँ पर कम हो जाता है। ऑब्वियसली कोई भी साइट पर देखोगे तो इवन मैनेजमेंट का भी मोरल यहाँ पर कम हो जाता है। वो भी खुद पर या अपने सेफ्टी सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क करने लगते हैं कि क्या हमने जितना भी सेफ्टी लिया है क्या वो एडिक्वेट है क्या, या कुछ और इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप है। तो ये सारी भी चीजें होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्कर का ही मोरल लॉस होता है, मैनेजमेंट का भी होता है। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड वर्कर टर्नओवर ड्यू टू एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के वजह से वर्कर का टर्नओवर बढ़ता है। वर्कर का टर्नओवर मतलब कि वर्कर का कॉस्ट बढ़ता है। अब वर्कर का कॉस्ट में आप सिर्फ उसका हेल्थ प्रीमियम या फिर मेडिकल कॉस्ट कंपेंसेशन मत लगाना।
उसके जगह पर जो भी रिप्लेसमेंट आएगा उसको ट्रेन करना, बराबर है कि नहीं, उसको भर्ती करना, तो ये सारा भी कॉस्ट उसमें आ जाते हैं। अब वो पहले ही दिन के 100% इफिशियंसी से काम नहीं करेगा, वो उसको काम सिखाना पड़ेगा, तो वो भी एक कॉस्ट बढ़ जाता है उसका। ठीक है। What is the potential consequence of challenges in the construction industry due to accidents for the overall company? Economic downturn, productivity में loss होता है। What is the percentage of workplace fatalities in India attributed to construction sector? अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। तो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको डेटा देता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अगर मैं अभी उठाऊं, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है इंडिया का, वो शायद 2023 का अभी रिलीज हुआ है, अभी 24 का भी आया नहीं है। ठीक है। तो 23 का या 22 का ही है अभी तक ऑनलाइन अवेलेबल पब्लिक डोमेन में। तो ये क्या कर रहे थे, जो भी इंडिया में क्राइम जो होते हैं उनका रिकॉर्ड का आपको रिपोर्ट देते हैं कि कितने क्राइम हुए, कौन से स्टेट में ज्यादा हुए, मेल पर हुए, फीमेल पर हुए, ये सारा पूरा रिकॉर्ड रहता है, ये रिपोर्ट आपको देते हैं। अगर आप एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ोगे आपको सारा चीजें पता चल जाएगा। उसमें रोड एक्सीडेंट्स का भी यहाँ पर रिकॉर्ड दिया जाता है। तो आई थिंक 2022 तक ही आया है, इवन 23 का भी नहीं है, अगर आया होगा तो आई एम नॉट श्योर, तो आप देख लेना एक बार। तो उसमें जो भी लेबर का एक्सीडेंट होता है, वर्कर का डेथ होती है, तो उसका भी एनसीआरबी में जिक्र किया है। तो अगर आपको सच में अगर डेटा चाहिए तो दो जगह से लेना, गवर्नमेंट के यहाँ से, वर्कर के रिलेटेड। तो नंबर 1 है लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लेबर ब्यूरो की वेबसाइट से लेना। मैं आज 2-3 दिन से चेक कर रहा हूँ, वो वेबसाइट का सर्वर डाउन है, ओपन ही नहीं हो पा रहा है वो वेबसाइट, और वहां पर जो रिपोर्ट है स्टेटिस्टिक्स से वो मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा एनसीआरबी, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आता है, और जो अपना लेबर ब्यूरो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है। तो ये दोनों का स्टेटिस्टिक रिपोर्ट वगैरह रिकॉर्ड ले लेना आप, आपके ट्रेनिंग में, या फिर एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो 38% जो वर्क प्लेस पर फैटेलिटी होती है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से होती है। दूसरा सबसे ज्यादा, अगर कंस्ट्रक्शन में जो भी फैटेलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है फॉल फ्रॉम हाइट से होती है, और ये कॉमन चीजें आपको पता ही है। तो मतलब सोचो कि कितना ज्यादा यहाँ पर कंसर्न है, फॉल फ्रॉम हाइट का कितना ज्यादा डेंजर रहता है। विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ फैटेलिटीज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया? यस, फॉल फ्रॉम हाइट, आप देख सकते हो। According to the global safety studies, construction workers are how many times more likely to experience fatal injury compared to the other industries? Other industries तो safe है guys, लेकिन construction industry में बहुत ज्यादा hazard है। तो 5 times यहाँ पर experience कर सकता है वो person. As per recent study, which group of worker in the construction industry is most vulnerable to the accident? Yes, migrant laborer. ज्यादा से ज्यादा construction में labor migrant ही रहता है, local का जो percentage है वो बहुत कम रहता है। ठीक है। कुछ जगह तो ऐसा मान लो कि 100% लेबर जो माइग्रेंट है, माइग्रेंट मतलब दूसरे स्टेट से आए हुए हैं। अगर हम गुजरात महाराष्ट्र की बात करें तो मोस्टली माइग्रेंट लेबर ही आपको कंस्ट्रक्शन में देखने को मिले। इवन जो भी ठेकेदार है, कंपनी है, वो भी माइग्रेंट लेबर को ही प्रेफर कराती है, क्योंकि उनका एब्सेंटिज्म कम रहता है, एफिशिएंसी ज्यादा है, वगैरह बाकी की चीजें भी, जैसे कि वो काम में आपको रेजिस्ट नहीं करते हैं, वो हम्बल रहते हैं, ये सारा भी रीजन उसमें है। What percentage of non-fatal injuries in construction sector involves fracture and musculoskeletal injuries? 60%। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटन मतलब आपके मसल के साथ, हड्डियों के साथ जो भी इंजरीज होती है, ठीक है, तो ये मस्कुलोस्केलेटन इंजरीज में आ जाता है। तो 60% ये सारा इंजरीज उसमें होता है। According to the ILO, what is the approximate annual number of workplace fatalities in construction sector worldwide? वर्ल्ड की बात हो रही है, ये आईएलओ का नंबर है, तो ये 1 लाख है यहाँ पर। ठीक है। What is the primary cause of electrocution incident on construction site? ओवरहेड पावर लाइन के साथ उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेटल पार्ट भी उसके हाथ में रहते हैं, तो वो भी कांटेक्ट में आ जाता है उसके। Which state in India has recorded the highest number of construction related accidents in recent year? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा यहाँ पर फैटेलिटीज हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। व्हाट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड अनसेफ एक्ट? अनसेफ एक्ट की बात हो रही है, लीडिंग टू कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट इन इंडिया, इग्नोरिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर वर्किंग एट हाइट। तो यस, बार बार ट्रेनिंग देने के बाद, इतना सुपरविजन देने के बाद अनसेफ एक्ट यहाँ पर लेबर करता है और सेफ्टी प्रोटोकॉल को इग्नोर करता है एट वर्क एट हाइट। ठीक है, फॉर वर्क एट हाइट। What percentage of construction accident could potentially be avoided through proper safety measures of a
ट्रेनिंग में सेफ्टी मेजर्स एंड ट्रेनिंग 80%। तो हम ये जो भी कंस्ट्रक्शन में एक्सीडेंट होते हैं इनमें से 80% एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर या फिर अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर एंड ट्रेनिंग देके। तो लोगों में अवेयरनेस या कल्चर सही से आपको डेवलप कराना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब मैं लेबर ब्यूरो या फिर एक्सीडेंट का स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था तो उसमें एक बात मुझे अच्छी लगी कि फेटल इंजरी जो हो रही है इंडस्ट्रीज में, ठीक है, तो फेटल एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो कम हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि फेटेलिटी कम हुई है, इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जीरो नहीं हुआ है, तो वहां पर अभी भी फेटेलिटी हो रही है। ठीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक्सीडेंट्स है, मतलब माइनर एक्सीडेंट्स, मेजर एक्सीडेंट्स, ठीक है, तो वो बड़े हैं, या फिर लॉस्ट टाइम इंसिडेंट, तो उनकी नंबर्स बड़े हैं, फर्टिलिटी कम हुई है, बाकी सब बड़ा हुआ है। तो मतलब कि सेफ्टी कल्चर थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है, फर्टिलिटी ओनली कम हुआ है उसमें। हाउ डू कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट अफेक्ट फैमिलीज ऑफ इंजर्ड वर्कर? तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, इनकम सोर्स लॉस हो जाता है, इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस उसके फैमिली में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट? ये हो गया है ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इकोनॉमिक चैलेंज फॉर एम्प्लॉयर आफ्टर कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट? इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है, लीगल पेनल्टीज उनको देना पड़ता है, डाउन टाइम हो जाता है, या फिर लॉस टाइम आप उसे कह सकते हो, वर्कर शॉर्टेज हो जाता है एक्सीडेंट के बाद। तो ये भी चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है। ये प्राइमरी इसकी बात हो रही है। सेकेंडरी मतलब जो मोरल लॉस होता है वो भी उनको फेस करना पड़ता है, लोगों को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, बार बार ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो ये सारा भी लॉस उसमें आता है। आपने एक आइसबर्ग थ्योरी करके सुना होगा। आइसबर्ग थ्योरी क्या रहता है कि समुद्र के ऊपर आपको एक आइसबर्ग रहता है, ठीक है, तो उसका सिर्फ आपको टिप दिखता है, तो वो ओनली 10% दिखता है आपको, लेकिन उसका 90% समुद्र के नीचे रहता है। तो एक्सीडेंट का जो प्राइमरी लॉस है वो आपको ओनली 10% दिखेगा, ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब कि कंपेंसेशन देना है, मेडिकल बिल देना है, कोर्ट की फीस देनी है, और जो भी मशीन खराब हुआ है उसका रिप्लेसमेंट कराना है। लेकिन 90% लॉस तो इनडायरेक्ट ही होता है। कुछ लोग इसे 80-20 भी बोलते हैं कि 20% डायरेक्ट लॉस होता है और 80% इनडायरेक्ट लॉस होता है आफ्टर द एक्सीडेंट, क्योंकि मोरल लॉस होता है, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ठीक है, इफिशिएंसी, प्रोडक्शन लॉस, और फिर प्रोडक्ट डिले होने के बाद फिर पेनल्टी वगैरह, कभी कभी तो मार्केट शेयर भी कोई कंपनी गवा देती है, तो ये सारा चीजें उसमें आ जाता है। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 80% लॉस होता है, इसे हम इनडायरेक्ट लॉसेस कहते हैं। तो वो समुद्र के नीचे रहता है एज पर आइसबर्ग थ्योरी। ठीक है, तो ये भी आपको देखना पड़ता है। What is the one of the social impact of frequent construction accidents on the industry? Reduced trust in the industry by workers. Of course, अगर किसी भी साइट पर या किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी या किसी जगह पर, वर्क प्लेस पर बार बार अगर यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट हो रहे हैं या फिर फर्टिलिटी हो रही है, तो कोई भी लेबर, कोई भी वर्कर नहीं चाहेगा वहां पर काम करना, या फिर करेगा तो बहुत डर के काम करेगा, और उस इंडस्ट्री पर यहाँ पर ट्रस्ट कम हो जाएगा। तो ये देखा है। इवन अभी मैं रिसेंटली मेरे भाई के साथ भी डिस्कस कर रहा था मैं, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो उसने बिगिनिंग की बहुत मतलब छोटी कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उनका एक दो बिल्डिंग चल रहा था, 24 या 25 फ्लोर का, तो छोटी कंपनी थी। तो मैंने उसको बोला कि यार तेरी कंपनी तो छोटी है, तो फैटिलिटी हो भी गई तो कौन सा यहाँ पर रेपुटेशन लॉस होने वाला है? वो बोला ऐसा नहीं है, इवन तो वो छोटी कंपनी है, फिर भी वो कंपनी यहाँ पर रेपुटेशन को मतलब प्रोटेक्ट करती है, अपने रेपुटेशन के बारे में सोचती है, भले वो अदानी या फिर अदर कोई बड़ी L&T जैसी कंपनी नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर अपने इसका केयर करती है रेपुटेशन का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, L&T या फिर बड़े लार्ज ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है वो अपने इसको प्रोटेक्ट करेंगे ही, तो क्या वो रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर रेपुटेशन के बारे में सच में सोचते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेफ्टी? तो प्लीज आप रेज हैंड कीजिए, मुझे बताइए।
या जिन्होंने जिनको पता है कि यस वो प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं प्रोटेक्ट करते उनको परवाह नहीं है रेपुटेशन की, तो ये भी आप कह सकते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा। यस सुनील जी बोलिए। हाँ सर, जो छोटी कंपनियां हैं खासकर हाँ हाँ जो अपने अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर सब काम करके काम कराती हैं, हाँ तो जो मेन जो कंपनी होती है उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी की। बराबर। और और अक्सर केसेस में जब क्या है ना कि सर जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें होती है कि जो पहली फेटलिटी होती है तो उसमें आप पे 5 लाख का पेनाल्टी आपका इम्पोज होगा। ओके। जी। तो और उसके बाद सब होता है कि दूसरी पेनाल्टी पे भी आपका मतलब कंटिन्यू रहेगा, तीसरी पेनाल्टी पे आपको वो कर दिया जाएगा ब्लैक लिस्ट। हाँ बराबर बराबर। जी। जी, तो ऐसे अपना वो रिप्यूटेशन सब मेंटेन करते हैं सर। हम्म, और जो उनके जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो उनका हाँ सेफ्टी एवेल्युएशन का रिपोर्ट हाँ। सबमिट करते हैं सर। ओके। अब हम मेन कॉन्ट्रैक्टर को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोले क्या? नहीं सर, प्रिंसिपल नहीं ना। एम्प्लॉयर नहीं सर। हम्म जैसे हम्म हम्म, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में जैसे जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट के केस में क्या है, प्रिंसिपल हम्म। एम्प्लॉयर इसमें रेल विकास निगम लिमिटेड है। अच्छा हाँ बराबर। तो जी। मेन कॉन्ट्रैक्टर। ओके। हाँ, और इसने जिसके साथ एग्रीमेंट किया, जैसे कि आपका एल&टी हो गया, हम्म। नोएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, मेघा हो गया, तो बराबर। इनको इनको बोलते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर। ओके। और हाँ मेन जिनको कॉन्ट्रैक्ट टेंडर मिला है, जिनके नाम से टेंडर मिला है, बराबर, वो मेन कॉन्ट्रैक्टर हो गया। फिर उसके अंदर जो भी है वो सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। और एक और कैटेगरी होती है सर, स्पेशलाइज सब कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा। तो अक्सर जो जैसे कि आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर से जो नीचे आते हैं वो होते हम्म। हैं स्पेशलाइज सब कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा। हाँ, तो इसमें जैसे कि हमने प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट उनको अवार्ड कर दिया कंप्लीट हम्म करने के लिए। जैसे कि हमारे हम्म। यहाँ जैसे कि राही इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके। तो राही इंफ्रास्ट्रक्चर का मेनली जो काम है वो ब्रिज को टाइमली कंस्ट्रक्शन करके देना। हम्म। ओके। जी। जी। तो और सर इसमें जो जैसे कि आप छोटी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इस समय जो मार्केट में एक कंपनी आ रही है सर, एक नारा नारा कंस्ट्रक्शन आ रही है। हाँ। जी। तो ऐसे ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं आगे चल के ये भी सब मेन कॉन्ट्रैक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये भी आपका मतलब कि हायर कास्ट की बिडिंग ये लोग करते हैं। अच्छा। जी। तो ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं सर, ये लोग अपनी सेफ्टी कल्चर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि सर ये लोग काफी लोग डरते हैं क्लाइंट से, और जो इनका इनका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है। हाँ। जी। तो इस सब डर की वजह से ये लोग अपना सेफ्टी कल्चर सब मेंटेन करते हैं सर। अब ये हो गया जब आप गवर्नमेंट के किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। मैं अभी मेरा क्वेश्चन है कि मान लो कि कोई छोटा कॉन्ट्रैक्टर जिसका एक ही साइट है, एक ही बिल्डिंग है, और वो खुद ही डेवलप कर रहा है या फिर खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्या वो सोचेगा रेपुटेशन के बारे में? क्या वो सोचता है? मुझे बताइए प्लीज, जो भी हाँ सर, उसका एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन है सर, वो डायरेक्टली सर वो आपको लेबर कमिश्नर को रिस्पॉन्सिबल है सर। वो भी अच्छा आपका करेक्ट। एनुअल रिटर्न सर वो भी फाइल करता है। मीन्स बराबर। लेबर एनुअल रिटर्न एक होता है सर। ओके। जी, लेबर एनुअल रिटर्न फाइल करता है, तो उसमें क्या है कि वो अपना दिखाता है कि हमारे साइट पे कितने एक्सीडेंट हुए, कितने फेटलिटी हुई। बराबर, जैसे फैक्ट्रीज में हम एनुअल रिटर्न भरते फॉर्म 27 के फॉर्मेट में, उस तरीके से या जी। बीओसीडब्ल्यू के हिसाब से भी एनुअल रिटर्न। थैंक यू। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? यहाँ पर रेपुटेशन की बात हो रही, कंस्ट्रक्शन कंपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करती है पेनल्टी के डर से। क्या उन पर सोसाइटी का प्रेशर रहता है क्या कि हमारा नाम खराब हो जाएगा? सोसाइटी में मैं पेनल्टी की बात नहीं करूं, मैं सोसाइटी की बात करूं, लाइक जनरल पब्लिक, क्या ऐसा डर रहता है क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को? सर कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक कैटेगरी होता है सर, जो प्रमोटर होते हैं। हम्म। खासकर प्रमोटर जो होते हैं, तो प्रमोटर में हमने सब मैं देखा हूँ कि वो लोग ज्यादा मतलब कि सेफ्टी का वायलेशन वो लोग करते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि वो लोग प्रमोटर भी होते हैं और डेवलपर भी होते हैं सर। अच्छा। ओके ठीक है गणेश। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। अ, हाँ। उसमें सर कंपनी के कंपनी डायरेक्टर लोग तो सोचते हैं, लेकिन वो इसके लिए सोचते हैं कि कोई फैटिलिटी हो जाए तो हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा 8-10 दिन जो है। और अच्छा जो अच्छा अच्छा।
डायरेक्टर लोग तो सोचते हैं सर, लेकिन जो साइट टीम होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले, हम्म। मैनेजर या जो साइट इंजीनियर्स हो गए, वो क्या उनका प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए मतलब प्रोग्रेस दिखाने के लिए क्या करते हैं कि नेग्लिजेंसीज या अनसेफ एक्ट में या अनसेफ कंडीशन में काम करवाना जानते हैं कि ओके। जब हो जाएगा तब हम देख लेंगे। फिर अभी मतलब जब सेफ्टी पर्सन रहता है उस समय कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जिस समय सेफ्टी पर्सन चला जाए ये हो जाए, लेकिन एक्चुअली कंपनी तो सोचती है, लेकिन जो मैनेजमेंट होते हैं प्रोजेक्ट पे वो लोग हम्म। थोड़ा नेग्लिजेंसी करते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म करने का प्रेशर रहता हाँ है। यस, थैंक यू। मेहुल जी बोलिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही सर? जी जी। हाँ, एक्चुअली होता क्या है सर, कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे हाई राइज बिल्डिंग में अगर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जहाँ है हम्म। तो वो लोग अपनी बुकिंग को लेके चिंतित रहते हैं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो मार्केट में एक ऐसी हवा फैल जाती है कि ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जो लोग रहने अच्छा। वाले हैं, जहाँ पे हाँ। बुकिंग्स आ रहे हैं, तो बुकिंग्स उनके बहुत इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो जाते हैं। जिसने बुकिंग किया है वो भी सोचेगा कि मैंने गलत जगह ले लिया, यहाँ तो मतलब ऐसे फैटल हो रहे हैं। तो बराबर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है सर, कि उसको बनाए रखने के लिए मार्केट में ऐसा कोई भी अफ़वाह ना फैले जिससे कि हमारा बुकिंग्स जो आ रहा हम्म। है इम्पैक्ट पड़े। तो इस चीज़ के बारे बराबर। में सोचते हैं। तो अभी तो मैं देख रहा हूँ सर, आने वाला मतलब पिछले 4-5 साल से छोटे-छोटे, अभी अहमदाबाद की बात करें तो इतने सारे छोटे-मोटे कॉन्ट्रैक्टर हो गए हैं कि मतलब कम से कम 200-300 तो मेरे ध्यान में है। तो वो लोग भी सेफ्टी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। पहले तो गुड। सेफ्टी नेट्स, जो हम लोग कैच नेट की बात कर रहे हैं, अभी तो कंपल्सरी कैच नेट, मतलब 5 फ्लोर का भी बिल्डिंग हो तो भी कैच नेट और वर्टिकल नेट्स वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब गुड। उनमें भी थोड़ी जागरूकता आई है सर, पहले के कंपैरिज़न में अभी अच्छी जागरूकता है। ये बहुत अच्छी बात है मोहन जी। और इसका दो रीजन है। एक तो सबसे पहले तो जो भी लेबर लॉज है वो थोड़े स्ट्रिंजेंट हो गए हैं, पेनल्टी थोड़ा सा बढ़ गया है। और हाँ, अभी हाँ। रिपोर्टिंग कल्चर ज्यादा बढ़ गया है, मॉनिटरिंग बढ़ गया है गवर्नमेंट का, तो ये एक जी, रीजन लग रहा है मुझे। और दूसरा, लोगों में एक जनरल अवेयरनेस भी है, लाइफ का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस भी बढ़ा है। तो और वर्कर जो भी लेबर है उनके राइट्स भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये एक दो रीजन है और ये अच्छी बात है। चाहे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हो बड़े हो, वो सेफ्टी को यहाँ पर ले। अब मेरा और एक डिस्कशन ये रहेगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब यहाँ पर ये सेफ्टी ले रही है, ये प्रोजेक्ट डिले ना हो, मेरा बुकिंग हो जाए, मतलब ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। क्या कोई हाँ, मार्केट में मेरा कहना है कि मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि यार, मेरा वर्कर है, प्रॉफिट मिले ना मिले उसको कुछ होना नहीं चाहिए। क्या कोई ऐसा क्लाइंट है क्या? क्या आपने ऐसा कोई मैनेजमेंट देखा है कि किसी कंपनी में कि वो प्रॉफिट की चिंता छोड़ के अपने लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है? मॉरल, क्योंकि ये करना जरूरी है और ये सही बात है। अभी ये मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ मैं। क्या किसी ने देखा है ऐसा एग्जाम्पल? तो प्लीज यू कैन शेयर। सिविल में ऐसा बहुत ही कम होता है सर। वो सब ओके। अपने प्रोग्रेस के बारे में ही सोचते हैं कि जितना हमारा काम निकल जाए, जब तक आप साइट पे जाएगा तब तक सेफ्टी रहेगा। फिर जाते ही मैनेजमेंट वो अपना काम ऐसे ही चालू कर देता है। खास करके ये सिविल में ज्यादा होता है सर। अच्छा, ओके, सिविल में। ठीक है, और कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेगा, या किसी कंपनी में देखा है कि मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेफ्टी ले रहे हैं, ना कि ओनली प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी लेना चाहिए। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सेफ्टी लेना चाहिए, किसी भी कंपनी, और नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो। मॉरल का मतलब होता है कि ये करना जरूरी है या फिर ये करना सही है। तो उसे हम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि सिर्फ हम कंपेंसेशन लग जाएगा यार इसलिए आप सेफ्टी ले रहे हो, मजबूरी से सेफ्टी ना लो। और मैं, आप भी फ्यूचर के या प्रेजेंट के अभी सेफ्टी लीडर्स ही हो, ठीक है? आगे जाके आप बड़े बड़े पोजीशन पर बैठने वाले हो। तो जब भी आप आपके इंडस्ट्री में, कंपनी में या वर्क प्लेस पर सेफ्टी कल्चर डेवलप करोगे, तो ओनली ऑब्लिगेशन है इसलिए कल्चर डेवलप ना करो, सेफ्टी लो, क्योंकि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये करना जरूरी है, ये करना अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है?
तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेफ्टी कल्चर डिजाइन करो, डेवलप करो। आई नो कि इसको वक्त लगेगा, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उस डायरेक्शन से कोशिश करेंगे तो रास्ते भी निकलेंगे। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि आपको बाकी के मैनेजमेंट का थोड़ा फार सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर, और ऑब्वियसली उनको जब पॉइंट प्रूव हो जाए तो वो भी यहाँ पर देखेंगे। और शायद दुनिया में ऐसे एक दो कुछ कंपनी होगी जो एक मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सेफ्टी देख रही होगी, और ये आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा आपको मैसेज रहेगा। खैर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन एंड आंसर, अब भी उससे पहले जिसका भी अटेंडेंस बाकी है गाइस, प्लीज चैट बॉक्स में जाइए, आपका नाम टाइप करके सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हाउ डू कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट इन्फ्लुएंस द लोकल कम्युनिटी। ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया, लोकल कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन हो सकता है, लोकल हेल्थ केयर में स्ट्रेन आ सकता है, इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें हो जाता है। विच इकोनॉमिक फैक्टर इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन साइड एक्सीडेंट्स। प्रोडक्टिविटी, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पर आपकी लॉस होती है। विच व्हाट इज द वन चैलेंज फेस बाय कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर एक्सीडेंट ऑन साइड। पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, लीगल बैटल, डिले प्रोजेक्ट। अच्छा हाँ, अभी क्या आप में से कोई है जिसके साइट पर फैटल एक्सीडेंट हुआ है और उन्होंने हैंडल किया, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या सिनेरियो रहता है, और किस तरीके से अगेन आपका ट्रैक पर आता है जो भी चालू रहता है, और क्या इम्पैक्ट रहता है आपके पूरे साइट पर? कोई बताएगा प्लीज मुझे, जिसने फेस किया है या जिसने देखा है। फैटल एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? या किसी को पता है कि मेरे बाजू वाले साइट में ये हुआ था, वो हुआ था, तो प्लीज आप शेयर कीजिए। फैटल एक्सीडेंट का जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर कीजिए, भले आपके साइट पर ना हो, लेकिन किसी और के साइट का अगर आपने सुना हुआ रियल लाइफ सिनेरियो तो प्लीज आप शेयर कीजिए। गणेश गिरा से। सर एक्चुअली मेरे मेरी साइड पे हुआ था एक्सीडेंट था था। लेकिन हम्म उस समय मैं साइड पे नहीं था। उसमें क्या होता है कि एक हम्म अपना जो आरएमसी प्लांट होता ना, हम्म। आरएमसी प्लांट का हॉपर में आदमी चढ़ा हुआ था, एक आदमी। और उसको कुछ ओके चक्कर आने के कारण से वो बेहोश हो गया। और ओके। अगले दिन स्लैब होने के कारण क्या हुआ, उसमें रेती डाल दिया ऊपर से। रेती ओह और जो कपची होती है वो सब डाल दिया, और वो बंदा दब गया। और वो फैटल हो गया, ओके। और बाद में पता चला कि वहां पे आदमी था ऐसे। उसके बाद बहुत सारा हुआ लीगल में, लेकिन वो सब हाँ, हो गया। सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक किए थे, सेफ्टी के, वो बंदे का इंडक्शंस वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह। ठीक है, तो एक्शन वगैरह नहीं हुआ, उसको कंपेंसेशन दिया गया, बराबर है? जी सर जी। ठीक है, आप कंपनी का नाम वगैरह, प्रोजेक्ट का साइट वगैरह डिस्क्लोज ना करो, बस मुझे बताओ कितना अमाउंट का कंपेंसेशन उसकी फैमिली को या डिपेंडेंट को दिया गया, अंदाजे से। सर उसमें उसमें सर 10 लाख के आसपास दिया गया था, 2018 के बाद। 18 के बाद, ठीक है। अभी उस एक्सीडेंट का इम्पैक्ट आपके वर्क प्लेस पर क्या हुआ? क्या कॉन्फिडेंस लॉस हुआ या नहीं हुआ, या हाँ रोज का हाँ काम है सर, वैसे? कॉन्फिडेंस लॉस तो हुआ। 4 से 5 दिन साइट भी बंद था। दूसरी चीज, ओके। जो बंदा ऑपरेटर था, लोडर ऑपरेटर था, हाँ। जो वर्कर्स की फैमिली के जो पर्सन थे, वो लोगों ने उसको मारा भी कि भाई तूने अरे, जानबूझ के मेरे बच्चे की जान ले ली ऐसा। ओके। और बंदे को जॉब से भी जाना पड़ा वहां पे, जो ऑपरेटर था, लोडर ऑपरेटर। हाँ। उसको दूसरी जगह पे जॉब पे जाना पड़ा। और उसमें ओके। ऐसा भी हुआ सर, जो पैसे मिले उसको कंपेंसेशन में, जो हाँ। लड़के का जो जीजाजी था, हाँ। उसने ले लिए, और उसके फैमिली को नहीं दिए थे। हे भगवान। तो फिर अच्छा, ये प्रोसेस और कैसे हुआ कि उसी। वही पैसे से क्या हुआ सर, वही पैसे से उसने वही कंपनी में फिर उसने फिर कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो चालू कर हाँ। दिया। अरे यार, तो मुझे बताओ वो जीजा को कैसे कंपेंसेशन मिला? एक्चुअली तो उसकी फैमिली को मिलना उसमें चाहिए ना। एक्चुअली क्या था, उसकी फैमिली से कोई नहीं था। अच्छा, ओके। हाँ, वही लेके आया था उसको। और कंपनी हाँ को भी हाँ मैटर दबाना था, फिर वो फिर ज्यादा कुछ ना करे इसलिए। हाँ, बराबर समझ गया, तो इसलिए लेबर कमिश्नर को मतलब ये करके इन्वॉल्व करके हाँ उन्होंने ये सब सेटल करा लिया। ओके ओके, यस। ठीक है। अभी और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस, या कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हो जैसे कि एम्पुटेशन वगैरह, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है आपके ऑपरेशंस पर? जैसे कि गिरी गणेश ने बताया, थैंक यू, कि 4-5 दिन साइट बनता है, फिर ये सारा इम्पैक्ट हुआ है।
ठीक है? तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके साइट पर? मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ या फिर आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ है, आपके इंडस्ट्री का नाम डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा, तो बस आप एक्सीडेंट के रिलेटेड जो भी सिनेरियो वो बता सकते हो। दीपक राजपूत। हाँ सर, हमारे यहाँ हुआ था जब हमारी मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी, जी। हाँ, एक्चुअली क्या है, जब 2007 की बात है, तब हमारे साथ अच्छा। बिग लॉन्चिंग होता था। हाँ। तो बिग लॉन्चिंग क्या है, तब कंपनी नई नई शुरू ही हुई थी। तो हाँ, उस टाइम क्या था कि मतलब प्रोडक्ट को फिर जल्दी से जल्दी मतलब चालू करके उसको डिस्पैच करना है, लोडिंग एक्सपोर्ट करेक्ट। करना, एक्सपोर्ट करना। उस टाइम क्या था, कंपनी चालू तो थी और साथ में एक्सपोर्ट भी हो रहा था, साथ में कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा था। कंस्ट्रक्शन काम में वेल्डिंग वर्क एक जगह चल रहा था, एक जगह पिग लॉन्चिंग हो रहा था। पिग लॉन्चिंग के दौरान 6 आदमी जो पिग अंदर डाल रहे थे, तो सडनली मतलब वहां से नेफ्ता जो लोडिंग करते हैं ना, तो नेफ्ता लोडिंग से नेफ्ता बाहर गिर रहा था। उसी टाइम मतलब सडनली क्या हुआ कि जहाँ वेल्डिंग वर्क चल रहा था, वहां से वेल्डिंग का उसको मतलब टुवर्ड्स उसका जो हवा का डायरेक्शन था टुवर्ड्स मतलब वो पिग लॉन्चिंग साइड। वो जो वेल्डिंग का इंसिडेंट इतना जबरदस्त हुआ कि जोर से धमाका हुआ कि वो 6 के 6 आदमी जो वहाँ पिग लॉन्चिंग करने आए, 6 के 6 वहीं जल के जिस कंडीशन में खड़े थे उसी कंडीशन में ही मतलब जल के मर गए। ओह माय गॉड! ओके। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ था कंपनी पर कि कंपनी ने उस साल मतलब किसी को मतलब प्रोडक्ट के नाम पे मतलब कुछ भी दिया नहीं था। मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई कंपनसेशन। जो मर गए थे उनको अच्छा खासा कंपनसेशन दिया था, 20 लाख रुपीज का कंपनसेशन। ओके, ठीक है, थैंक यू दीपक। सुनील जी बोलिए। यस, सुनील जी, गुप्ता जी बोलिए। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम सही से होना चाहिए, आपके इंडस्ट्री में रिपोर्टिंग होगा तो ही उनको कंपेंसेशन मिलेगा। आजकल तो कंपेंसेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जल्द से जल्द कोई भी इंडस्ट्री कहती है कि मैटर किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, अगेन ट्रैक पर किस तरीके से लाया जाए प्रोडक्शन, वो भी इम्पोर्टेंट है। नो डाउट प्रोडक्शन और आपकी कंपनी भी चलती रहनी चाहिए क्योंकि उस पर बहुत सारे फैमिलीज़ भी डिपेंडेंट है, बहुत सारे वर्कर भी डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसे एक्सीडेंट को हम फ्यूचर में किस तरीके से प्रिवेंट कर सके, ये भी हमें देखना यहाँ पर ज़रूरी है। तो अभी अगेन आते हैं कंस्ट्रक्शन टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर कि which socio-economic issues arises when the construction worker are not provided with the proper compensation after an accident? Of course, accident के बाद अगर proper compensation ना provide किया जाए, तो क्या हो सकता है? तो क्या होता है कि कभी-कभी लेबर ब्याज से पैसे ले लेते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं, तो ये भी एक हो जाता है, ठीक है? वर्कर इंडस्ट्री हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, तो ये भी एक होता है। उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी झेलनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, तो ये भी बहुत जगह पर देखा गया है। और एज़ अ सेफ्टी प्रोफेशन होने के नाते, ये आपका ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि जो भी कंपेंसेशन अगर आप पे करो, तो उसके डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है, डायरेक्ट जो डिपेंडेंट है, उनके पास चला जाए। तो ये उसके लिए आप एक कोशिश करना ज़रूर। इवन दो ये एचआर का पार्ट है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, जनरल मैनेजर, एमडी लेवल का काम रहता है, फिर भी आप थोड़ा-सा उसको मॉनिटर करके पर्सनली अगर हो सके तो उनके जो डिपेंडेंट है, एक्चुअली उसके फैमिली मेंबर जो है, उनके पास ये कंपेंसेशन का अमाउंट चला जाए, ये मेक श्योर करना। How does a lack of safety measures contribute to the socio-economic challenges in the construction industry? Increase frequency of accidents, of course, higher cost उससे बढ़ जाएगा. Workers are discouraged from joining the industry. Obviously कोई भी वर्कर यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहेगा, भले वो दूसरे स्टेट से आया हो, बहुत उसको जरूरत हो काम की, फिर भी वो ऐसे डेंजरस इंडस्ट्री में काम करना नहीं चाहेगा, ठीक है? और गवर्नमेंट स्क्रूटिनी फीस जो भी है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, तो ये भी आपको फेस करना पड़ेगा वहां पर। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ हायरिंग इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर? अब दूसरे जो स्टेट से आए हैं उनका यहाँ पर
एडवांटेज क्या हो जाता है जब आप हायर करते हो तो उनका प्रोडक्टिविटी हाई रहता है, ये सही है, ठीक है। और कॉमन चैलेंज क्या है उनके साथ, तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, कभी कभी वो लोग छुट्टी पर ज्यादा निकल जाते हैं, तो ये भी एक होता है। कभी कभी लैंग्वेज का भी बैरियर आता है, इवन दो इंडिया में हिंदी वगैरह समझ जाता है, उससे काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। फिर व्हाई डू कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑफन प्रेफर इंटरस्टेट माइग्रेंट, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी आप कौन से भी स्टेट में जाओ इंटरस्टेट ही लेबर को ये करती है, क्योंकि उनका लेबर जो कॉस्ट है वो बहुत कम रहता है। अगर वो दूसरे स्टेट से आया है जहां पर इतना वर्क अवेलेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर उनको एक लेबर कॉस्ट कम में मिल जाता है, ठीक है। One major safety concern for the interstate migrant labor in construction is lack of training and awareness of site safety practices. Of course, कम से कम मिनिमल ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर उनके पास ट्रेनिंग कम होती है, और उनके पास अवेयरनेस का भी कम रहता है। उनको सेफ्टी के नाम पर सिर्फ इतना ही पता रहता है कि पीपी पहनना है, हेलमेट पहनना है और सेफ्टी शूज पहनना है, हो गया सेफ्टी। तो उनको लगता है कि सेफ्टी मीन्स इक्वल टू पीपी। दूसरा चैलेंजेस में कंस्ट्रक्शन में ये भी देखा है कि जब भी मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट से जो भी जूनियर लेवल, मतलब मिड मैनेजमेंट या सेफ्टी ऑफिसर लेवल की जब बात करता हूँ मैं, तो उनको लगता है कि सेफ्टी इज इक्वल टू पीपी, मतलब पीपी देखना है, पहना है, उनको देना है, और इतना ही वर्क होता है सेफ्टी वालों का, मतलब सेफ्टी इज इक्वल टू पीपी, ऐसा वो कर देते हैं। तो ये नहीं है, पीपी आपको लास्ट में देना है। मतलब मेरा मानना तो ये है कि ये तो इंडस्ट्री में पॉसिबल है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कि आपने पीपी नहीं पहना है फिर भी कुछ टेंशन नहीं है, तो आपको हजार्ड को इलिमिनेट ही करना है सबसे पहले, तो पीपी तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि पीपी सबसे मतलब लोवेस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी देता है आपको, ठीक है। हजार्ड का एलिमिनेशन सबसे मोस्ट प्रेफरेबल होना चाहिए, तो सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि हजार्ड को एलिमिनेट करने की, फिर सब्स्टिट्यूट, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल करने की। तो ये सारी चीजें होने के बाद फिर भी अगर कुछ रेसिडुअल हजार्ड बचता है, फिर आप उनको पीपी दो। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी जूनियर लेवल या फिर कोई पर्सन नया आता है तो वो पीपी देके सेटिस्फाइड रहते कि हाँ मैंने सेफ्टी ले लिया, लेकिन नहीं। और ये सबका स्टोरी है, सिर्फ किसी पर्सन का नहीं, सबका स्टोरी है। लेकिन एडीएस में हमें पढ़ाया जाता है कि पीपी के बारे में लास्ट में सोचना है, मतलब इतना सेफ्टी लो ना कि पीपी की जरूरत ही ना पड़े। और ऐसी इंडस्ट्री भी है, ऐसे वर्क प्लेस कल्चर भी है कि जहां पर मतलब नो पीपी रिक्वायर्ड गाइस, तो इतना सेफ वर्क कल्चर भी है, ठीक है। हाँ, हर एक इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं, हर एक वर्क प्लेस पर ये पॉसिबल नहीं है, आई नो, लेकिन हो सके उतना लेवल तक हम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, वन मेजर सेफ्टी कंसर्न क्या है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का, ये लीगल चैलेंजेस क्या आ जाता है उसमें, कि विच एक्ट गवर्न्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर इन इंडिया। तो ये इसमें इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जो होता है 1979 का, तो ये इन्हें रेगुलेट करता है। अब आप बोलोगे कि सर बीओसीडब्ल्यू देखना है कि इंटरस्टेट देखना है, तो ये दोनों ही आपको देखना पड़ेगा। इंटरस्टेट में क्या रहता है कि बीओसीडब्ल्यू में जब आप उनका रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है, उनका जो कार्ड बनाते हो, श्रम कार्ड वगैरह जो बनाते हो, तो उसमें आपको उनका स्टेट मेंशन करना पड़ता है, तो अपने आप वो इंटरस्टेट में ये हो जाता है और उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। जब आप इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन की डेफिनेशन जब आप पढ़ते हो एक्ट में, तब आपको पता चल जाएगा कि किसको इंटरस्टेट कहना है, किसको नहीं कहना है। A major disadvantage of employing interstate migrant labor is reduced employment opportunity for local population. Of course, तो लोकल लोगों के जॉब इससे जाते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑफ कोर्स। What is the key requirement for a contract hiring interstate migrant workman? Maintaining proper housing and welfare facility. Of course, जब आप दूसरे स्टेट से कोई लेबर आता है, वर्कर आता है, तो उसको यहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटीज आपको देनी पड़ती है, इवन दो वो टेम्परेरी बेसिस की वजह से कि लेबर कॉलोनीज होगी, तो उसमें आपको उनको हाउसिंग फैसिलिटीज, वेलफेयर फैसिलिटी जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वॉशिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो ये और उसके बाद रेस्ट रूम, फिर कैंटीन वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। कभी कभी कैंटीन की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपने घर में पका के खा लेते हैं, जनरली ऐसा ही प्रैक्टिस है। व्हाट इज द की बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयर इन हायरिंग इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर? फ्लेक्सिबिलिटी टू स्केल द वर्कफोर्स एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। हाँ, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कम ज्यादा लेबर को कर सकता है।
What is the one social issue associated with the use of interstate migrant labor in construction? Increase in local population tension. अब ये चैलेंजेस हैं। अगर आप सबसे ज्यादा मुंबई में देखोगे तो मैं वहां पर देखता हूँ कि अदर स्टेट के बहुत ज्यादा वहां पर वर्क फोर्स या फिर लोग हैं, तो उसमें क्या होता है कि इतना डेंस सिटी बन गया है मुंबई, तो वहां पर आपको ट्रैफिक जाम या फिर बाकी के प्रॉब्लम, बेसिक बेसिक फैसिलिटी के लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त लगता है। जैसे कि वैक्सीन लेने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, बिल भरने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो ये सारा फैसिलिटीज अवेल करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है, आपका टाइम लॉस होता है। तो ये होता है लोकल पॉपुलेशन का टेंशन, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है इससे। लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज ऑफ डिपेंडिंग क्या है, तो लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन लोकल वर्कर। ऑफ कोर्स यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर कम हो जाता है, लेकिन मैं जब इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर की बात कर रहा हूँ तो ये सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड में ही कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड में इनको प्रेफर किया जाता है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन की बात करो, हाँ, ओनली 5 to 10% ये स्किल्ड में आते हैं या फिर स्किल्ड वर्कफोर्स में इनको प्रेफर किया जाता है। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल? ऑफ कोर्स हर एक साइट पर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल होता है। ये बीओसीडब्ल्यू के एक्ट में कौन से सेक्शन में लिखा है आई डोंट नो, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल वहां पर कंपलसरी है आपके साइट पर होना, रिटन फॉर्मेट में, इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब सेफ्टी मैनुअल को ऑन साइट इमरजेंसी प्लान से कंपेयर मत करना, ये दोनों डिफरेंट है। भले ये डॉक्यूमेंट में बहुत सारे कंटेंट सेम रहते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। ऑन साइट इमरजेंसी प्लान डिफरेंट है और आपका सेफ्टी मैनुअल डिफरेंट है, याद रखना। बहुत सारी चीजें कॉमन हो सकती है। गाइडलाइन जो भी सेफ कंस्ट्रक्शन में जो भी आप काम करते हो उसके ये गाइडलाइन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट इन अ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल? इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर। तो ये इमरजेंसी रिस्पांस में क्या करना है आपको, तो ये मैनुअल आपको बताता है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल टिपिकली डिफाइन सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सब जो भी एम्प्लॉयज है, लेबर है, वर्क फोर्सेस, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, तो ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कराता है कि किसी एक्सीडेंट के वक्त, इमरजेंसी के वक्त आपको क्या करना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या रहेगा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे। अब मैं जो आप में से जो लोग यहाँ पर बीओसीडब्ल्यू का रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर श्रम कार्ड वगैरह खुद बनाते हैं, तो हम उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फॉर्म नंबर के बारे में वगैरह वगैरह। सुनील गुप्ता बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर, लेबर यूनियन हर एक साइट पे होती है सर, हाँ। तो लेबर यूनियन को सर कैसे डील करें? ओके, ठीक है, चलेगा। एक ये क्वेश्चन हो गया कि लेबर यूनियन को डील करना, ये बहुत कॉमन और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बताता हूँ मैं आपको। दीपक बोलिए। सर ये एग्जाम दे देते हैं ना, इसका अभी नेक्स्ट एग्जाम कब आएगा? आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सुन पा रहा हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम कब है, तो मई के एंड में रहेगा एग्जाम, यही क्वेश्चन है आपका? ठीक है, बबलू जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो फैटल एक्सीडेंट होता है तो उसका जो कंपनसेशन होता है उसको अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं? अप्लाई का मतलब होता है कि उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, या फिर प्रोसेस की बात कर रहे हो आप? प्रोसेस का। प्रोसेस, जब आप फेटल एक्सीडेंट रिपोर्टिंग वगैरह करते हो, ठीक है, तो जो लेबर कमीशन या फिर लेबर डिपार्टमेंट से, अच्छा, हाँ, आप में से किसने किया है रिसेंटली, या किसको प्रोसेस पता है क्या? क्योंकि हर एक स्टेट का यहाँ पर डिफरेंट रहता है, क्योंकि ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होता है, जी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और फिर अपना जो भी है लास्ट है कंपेंसेशन का कैलकुलेशन होके फिर प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये जो भी आपका लेबर कमिश्नर रहता है ना, तो उसके ऑफिस से सारा कंपेंसेशन होता है। भले पेमेंट आपकी कंपनी करती है, लेकिन मीडिएटरी आपका लेबर कमिश्नर रहता है, तो वहां पर, और हर एक स्टेट का फॉर्म वगैरह नंबर अलग है, तो ये भी याद रखना। जी सुनील जी ओके बोलिए, सर। रिसेंट ने किसने ये किया क्या प्रोसेस, बताइए जरा।
सुनील जी बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर, एज ए एम्प्लॉयर सर, ये हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन, इसको हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर हम लोग करते हैं। तो जो भी फेटल एक्सीडेंट हुआ या रिपोर्टेबल इंसिडेंट होते हैं, तो उसको विद इन 48 आवर लेबर कमिश्नर को रिपोर्ट करना होता है, और फिर से लोकल थाने को रिपोर्ट करना होता है। और उसके बाद से एक सभी कॉन्ट्रैक्टर के पास वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी होती है। तो इसके बाद से क्या होता है कि जो एचआर का पर्सन होता है वो जाता है लेबर कमिश्नर के पास फेटलिटी के केस में। तो उनके केस लगते हैं, वो जैसे आपका कोई केस चलता है, तो उस टाइप से केसेस आपके होते हैं। तो उस केसेस में लेबर कमिश्नर कभी कभी क्या होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर के रूप में कार्य करते हैं। तो वो जो डिसाइड करते हैं एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत। तो जैसे कि मान लीजिए कि फेटलिटी है, तो उसमें 100% आपका अर्निंग लॉस है। तो उसमें उनको कंपनसेशन जो है 100% मिलेगा, जो भी उनका बनता है एज पर पॉलिसी के अनुसार, जो उन्होंने वर्कमैन पॉलिसी लिया है। तो किसी केस में सर आपका 25, 30, 36, 40 तक जाता है। और जैसे कि वर्कमैन का कुछ ऐसे आपका रिपोर्ट किया गया है कि उसका एम्पुलेशन हो गया, जैसे कि राइट हैंड कट हो गया, पैर आपका कट हो गया। तो उसमें अर्निंग लॉस परसेंटेज निकाला जाता है। तो अर्निंग लॉस परसेंटेज के अनुसार ही उनका कंपनसेशन डिसाइड होता है सर। गुड, थैंक यू। अभी फेटल के केस में अगर आपको मैंने बता दूं, जैसे कि सुनील जी ने बताया कि एग्जैक्टली एचआर या फिर मैनेजमेंट का पर्सन ही वहां पर जाएगा, और लेबर कमिश्नर जब आप इन्वेस्टिगेशन करता है केस का, ठीक है, या फिर इंक्वायरी करता है, तो इंक्वायरी के आखिर में जो भी, चाहे उसका गलती हो या ना हो, ठीक है, कंपेंसेशन कंपनी को देना ही पड़ता है, भले वो उसका गलती हो फिर भी कंपेंसेशन देना पड़ता। वो कैलकुलेशन होता है वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब से, भले वो इंडस्ट्री में हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर। अब इसमें दो तीन चीजें यहाँ पर पता की जाती है, जैसे उसका सैलरी क्या था, उसका एज क्या है, वो कितने दिन में रिटायर होने वाला था, कितने सालों में रिटायर होने वाला था। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला दिया गया है बाकायदा इस एक्ट में, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके देते हैं। दूसरा, एमएनसीज कंपनी या फिर जो लार्ज बड़ी कंपनी होती है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक्ट से ज्यादा भी कंपेंसेशन देती है, ये भी याद रखना। तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन जो पॉलिसी रहता है कंपनी का खुद का, तो उस हिसाब से भी वो पेमेंट देती है, लेकिन मिनिमम जो एक्ट के हिसाब से वो तो देना ही पड़ता है उनको। कभी कभी कुछ केस में 9 लाख भी हो जाता है, कभी 10 लाख भी हो जाता है, ये डिपेंड है कि वो बंदा कौन से स्किल ग्रुप में फॉल होता है, उसका सैलरी क्या था, लास्ट क्या था, और उसका रिटायरमेंट में कितना दिन बाकी था, वगैरह वगैरह, ये सब कंसिडर करके फेटर के केस में। और जो भी है टेम्परेरी लॉस हो या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट हो, तो उसके 4-5 कैटेगरी बनाए गए हैं, उस हिसाब से उसको कंपेंसेशन मिलता है। तो ये भी याद रखें। अभी अगर आप डिफेंस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर केस में एक्सीडेंट होता है, तो वहां पर कंपेंसेशन ज्यादा मिलता है उनको। तो लगभग मैंने एक एक्सीडेंट देखा था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, 12 लोगों का फैटलिटी था, ऑन रिकॉर्ड 11 ही लोग दिखाए गए थे। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। 1 करोड़ उस जो भी बंदा था उसको यहाँ पर कंपेंसेशन मिला था, ठीक है। एक्सप्लोजन हुआ था, 12 लोग यहाँ पर गए थे। महाराष्ट्र का ही केस है, लेकिन ट्रस्ट में महाराष्ट्र में सेफ्टी कल्चर इतना अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है, अगर मैं दूसरे स्टेट को कंपेयर करूँ तो, या फिर इनकी जानकारी जितनी है मुझे इस केस में, गुजरात में भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है ये, और आजकल हर एक स्टेट में किया जा रहा है, और ये अच्छी बात है, इम्प्रूव हो रहा है ये कल्चर। यस, और कोई क्वेश्चन है किसी को, या फिर हम बाकी का हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे जो भी बचा है। और जैसे किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि बीओसीडब्ल्यू एक्ट पढ़ाइए, तो ऑफ कोर्स वो भी जिसका ओवरव्यू करेंगे हम, ठीक है, उसका। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन में हो तो बीओसीडब्ल्यू का बुक खरीद लीजिए, भले वो कंपनी को पे करने को बोलो, लेकिन वो बुक खरीद लीजिए, लेटेस्ट एडिशन। वाई बुक में बार बार वही कह रहा हूँ, उसमें सर्कुलर वगैरह सब ऐड होके आता है। ऑनलाइन पीडीएफ के भरोसे मत रहना, उसमें अपडेशन नहीं रहता है। ये सुनील जी बोलिए। हाँ सर, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि जो पॉलिसी होती है हम लोग के, इंश्योरेंस पॉलिसी, वर्कमैन कंपनसेशन, या हम लोग की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो हम लोगों के टोटल सैलरी का, जैसे एनुअल जो सैलरी है, तो जैसे हम लोग पॉलिसी पे करते हैं तो उसमें आपका 10 टाइम्स होता है, और कुछ केस में सर 20 टाइम्स होता है। तो इसके अनुसार जो कोई एम्प्लाई की डेथ होती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लाई है, तो
उसका कंपनसेशन सर 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास आता है सर। बराबर। जी। तो यही एक पैरामीटर है 20 टाइम जनरल एक ये है प्रैक्टिस है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस भी निकालोगे जिसे हम टर्मिनल इंश्योरेंस कहते हैं, और ये बहुत सस्ता आता है उसका प्रीमियम, और हर एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी बना लेता है हर एक एम्प्लॉयज का। और एक टर्म पॉलिसी में क्या है कि अगर उसका टर्मिनल ये हो जाए, मतलब डेथ हो जाए, तो उसके केस में इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करा देती है, ठीक है। और सैलरी में से थोड़ा थोड़ा उनका प्रीमियम कटता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर भी खुद प्रीमियम दे देता है। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, उसका जो सैलरी रहता है उसका 20 टाइम्स, एनुअल की बात कर रहा हूँ मैं, एनुअल जो भी है, तो एनुअल पैकेज जो है उसका एक साल में जितना कमाता है उसका 20 टाइम्स वो देते हैं, 20 गुना उसको दे देता है। अगर आप टर्म पॉलिसी भी निकालने जाओगे ना, तो आपका एनुअल पैकेज पूछेगी, उससे ज्यादा से ज्यादा 20 टाइम्स का ही दे सकते हैं वो, उससे बड़ा नहीं देते वो। तो ये भी एक रहता है। थैंक यू सुनील जी। और किसको कुछ ऐड करना है इसमें, बोलिए। ठीक है, तो फिर बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। प्लीज स्टडी कीजिए, बीओसीडब्ल्यू एक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें देखते हैं कि क्या क्या कौन से सेक्शन से क्या क्या है। और बीओसीडब्ल्यू के रूल्स हर एक स्टेट के अलग अलग है, याद रखना। अलग अलग मतलब क्या, उनका प्रैक्टिसेस अलग है, उनका पोर्टल अलग है, ये स्टेट लेवल पर ही रजिस्ट्रेशन होता है, याद रखना बीओसीडब्ल्यू का। ओके, तो फिर गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी कीजिए, सेफ रहिए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर।